जय हिंद दोस्तों, मैं विश्वनाथ टारगेट विश्वनाथ ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग अपने सामान्य अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान पे चर्चा किए थे। उसी के अध्ययन के क्रम में आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। उसी में हम लोग संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा पे चर्चा करेंगे। संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखेंगे। संसद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। हम लोग इसका अध्ययन अनुच्छेद के क्रम में करते हुए चलेंगे। जैसा 79 के बारे में इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसद के बारे में चर्चा किया था, आज हम लोग राज्यसभा अर्थात अनुच्छेद 80 पे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 80, इसमें राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 या 80। अब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या पे चर्चा। देखिए, सबसे पहले राज्यसभा में 250 सदस्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें से 238 प्लस 12, 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 4 क्षेत्रों में कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति इनकी क्या है? वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 229 सदस्य आपके राज्यों से और 4 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि दिल्ली और पांडिचेरी से नॉमिनेट होते हैं। 4 सदस्य दिल्ली और पांडिचेरी से और प्लस 12 सदस्य आपके ये वही राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ये इनके सदस्यों की व्याख्या थी। उसके बाद इनके निर्वाचन की प्रक्रिया पे आते हैं हम लोग। निर्वाचन प्रणाली, इनके सदस्यों का निर्वाचन। पहला बिंदु, राज्य विधानसभा सदस्यों का इनके निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। दूसरा है, इसमें इनके निर्वाचन में एक पद्धति अपनाई जाती है, उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा अर्थात कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इसी को हम लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये हमारे आर्टिकल 80 का वर्णन हो गया, राज्यसभा की संरचना और इनके सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब हम लोग लोकसभा देखते हैं। आर्टिकल 82
लोकसभा में की संरचना के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 82 लोकसभा, 81 आर्टिकल 81 लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में देखेंगे। जैसा कि 552 निर्धारित है, 530 20 प्लस 2, 30 राज्यों द्वारा, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, जिसे आंग्ल भारतीय होते हैं ये। लेकिन वर्तमान स्थिति में 545 इनके सदस्यों की संख्या है। इसमें 530 राज्यों द्वारा, राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्लस 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्लस 2 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया पे चलते हैं। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ये क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि हमारे देश के 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिनके द्वारा इनके निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये हमारे लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 लोकसभा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी तो संसद की जो नेक्स्ट प्रक्रिया है उसमें आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम लोग बहुत धीरे धीरे अपने टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि सारी चीजें कंफर्म हो जाए। अब आगे चलते हैं हम लोग 82 आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82। इसका जो शीर्षक है, ये आर्टिकल 82 क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन या स्थानों का समायोजन, अर्थात कि इससे क्या तात्पर्य है कि कहने का ये तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का निर्धारण प्रत्येक जनगणना के आधार पर होता है। प्रत्येक जनगणना के बाद उनके सीटों का निर्धारण किया जाता है, जिसका आधार वर्ष, अर्थात कि लोकसभा की सीटों का निर्धारण सीटों का निर्धारण राज्य की प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर किया जाता है। राज्य की प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाता है। एक सीट का निर्धारण किया जाता है लोकसभा में, और राज्यसभा की सीट जनसंख्या के आधार पर नियत की जाती है। प्रत्येक जनगणना के बाद दोनों सीटों का निर्धारण किया जाता है, लेकिन वर्तमान में जो सीटों का निर्धारण हुआ है वो 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है। आधार वर्ष मानकर, अर्थात कि जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का जो इस समय निर्धारण हुआ है वो 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है। कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन
1971 की जनगणना के आधार पर ये क्लियर किया गया था कि इसके सीटों का निर्धारण सन 2000 तक यथावत बना रहेगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस वर्ष को अर्थात इसको बढ़ा करके 2000 कर दिया गया, 2000 तक के लिए निर्धारित कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया कि ये सीटें सन 2000 तक यथावत रहेंगी। उसके बाद 2000 में फिर 84वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन 2001 के अंतर्गत इसको 25 वर्ष प्लस 25 वर्ष आगे बढ़ा देते हैं और 2026 तक निर्धारित कर देते हैं। इन सीटों का निर्धारण 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 25 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2026 तक कर देते हैं। अर्थात इसके कहने का यह तात्पर्य है कि 2026 तक अब हमारी सीटें यथावत बनी रहेंगी। इन सीटों में परिवर्तन 2026 की जनगणना के बाद ही संभव हो सकेगा। ये हमारा आर्टिकल 82 था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आर्टिकल 83 पर चलते हैं। आर्टिकल 83 जो कि लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 83 संसद सदन का कार्यकाल, संसद सदन का कार्यकाल। जैसा कि जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 83 में आपका संसद के सदनों का कार्यकाल निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को एक साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो जनरली 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। लेकिन इसे विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। इसीलिए इसका एक नाम हम लोग जानते हैं, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, और इसको हम अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। ठीक, लोकसभा का जो जनरली कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। विशेष परिस्थितियां क्या है? विशेष परिस्थिति क्या है कि यदि सरकार संसद में अपना बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब संसद में अपना बहुमत कैसे सरकार खोएगी? ये देखिए, सरकार के जो मंत्रिपरिषद है उसके 50% सदस्य, अर्थात कि लोकसभा के 50% सदस्य हस्ताक्षर सहित, ध्यान रखिएगा ये शब्द जरूर आना चाहिए। लोकसभा के 50% सदस्य हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, अगर लोकसभा के सदस्य 50% सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और लोकसभा के कार्यकाल को कुछ विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में, ये देखिए, ये तो लोकसभा को भंग होने की प्रक्रिया थी, इसके कार्यकाल को आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया भी जा सकता है। आपातकालीन स्थिति जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। आपातकालीन स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को संसद द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष के लिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आपातकालीन स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को
कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल समाप्त हो जाता है, आपातकाल की समाप्ति पर ये 6 महीने से अर्थात 6 माह से अधिक सक्रिय नहीं रहेगा, सक्रिय नहीं होगा। अर्थात इसका कार्यकाल यदि आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 6 महीने से अधिक इसका कार्यकाल नहीं रहेगा। इस तरह हम लोग ये लोकसभा के कार्यकाल को देखते हैं। अब राज्यसभा पे आते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, जैसा कि हम लोग नाम से ही स्पष्ट है, एक नाम इसका हम लोग पढ़े हैं, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन से तात्पर्य है कि भंग नहीं की जा सकती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, ये अस्थायी सदन है। अब ये इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये निरंतर चलने वाली सभा है। चूंकि इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं और उनका पुनः नियुक्ति होती रहती है, इसीलिए राज्यसभा का जो कार्यकाल है, इससे यहाँ से एक क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ये अनवरत चलने वाली सभा है। यदि इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात की जाए तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्योंकि 1/3 सदस्य इनके प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते रहते हैं और उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये राज्यसभा और संसद के कार्यकाल के बारे में हम लोग आर्टिकल 83 देखा। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 84 पे चलेंगे। संसद के सदस्य की योग्यता, आर्टिकल 84। संसद के सदस्य की योग्यता, अनुच्छेद 84, संसद सदस्य की योग्यता। अब संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब इनके सदस्यों की योग्यता देखते हैं। सारी जो सदस्य की योग्यताएं हैं वो सिमिलर हैं, दोनों में वही है। पहला आपका भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर न हो। और तीसरा आपका उम्र इनकी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा इनका उम्र 25 वर्ष। इसी तरह राज्यसभा के सदस्यों का जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर न हो। और राज्यसभा, क्योंकि जानते हैं राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, तो यहां से हम लोग इनकी उम्र को याद रखिएगा। निम्न सदन की उम्र कम होगी और उच्च सदन की उम्र अधिक होगी। इनकी उम्र जो है क्या है, 30 वर्ष होनी चाहिए। और एक और है कि ये पागल या दिवालिया घोषित न किए गए हों।